जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आज आपके सामने यूपी पुलिस के री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस के प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूं। और बच्चों, मुझे आशा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और बच्चों, एग्जाम जो संभावित है वो उम्मीद है शायद जून में हो जाए, ऐसी अफवाह है या ये वास्तविकता है पता नहीं, ये तो गवर्नमेंट को पता होगा, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है। और ये इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अभी जब एग्जाम डेट फिक्स हो जाएगी तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन हमें जून को ध्यान में रखते हुए ही तैयार रहना और अपनी तैयारी करनी है। तो बच्चों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो है आपके सामने, माथुरी। माथुरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है तेलंगाना, ऑप्शन सेकंड है केरल, ऑप्शन थर्ड तमिलनाडु और ऑप्शन फोर मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का राष्ट्र जो राइट आंसर है वो बच्चों ऑप्शन फर्स्ट है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। अब अगर बच्चों बात की जाए तो माथुरी तो तेलंगाना का प्रमुख नृत्य है, लेकिन कुछ और इसके प्रमुख नृत्य हैं तेलंगाना के। जैसे बात की जाए तो इसमें एक है ढिमसा। क्या है बच्चों? एक है ढिमसा। उसके अलावा यदि बात की जाए तो बच्चों इसमें ढिमसा के साथ साथ एक और है आपका, मैं बता दूं, ढिमसा, दप्पू, दप्पू, गुसाड़ी, गुसाड़ी, गुसाड़ी। एक है बच्चों पेरनी, पेरनी शिव तांडव, पेरनी शिव तांडव। तो बच्चों ये कुछ प्रमुख और लोक नृत्य हैं तेलंगाना के। क्लियर है बच्चों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन फर्स्ट राजस्थान, ऑप्शन सेकंड पश्चिम बंगाल, ऑप्शन थर्ड केरल और ऑप्शन फोर तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है राजस्थान। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है राजस्थान। तो मैं आपको बता दूं राजस्थान के कुछ और लोक नृत्य हैं, जिसमें सबसे फेमस है बच्चों काली बेलिया। कौन सा है? काली बेलिया काफी फेमस लोक नृत्य है। और काली बेलिया की यदि बात की जाए बच्चों तो इसे यूनेस्को, किसे? यूनेस्को, यूनेस्को की एक अमूर्त सूची होती है, तो उसमें से लोक नृत्य में शामिल किया गया था। तो 2010 में यूनेस्को में से कब शामिल किया गया था काली बेलिया को? 2010 में। इसके अलावा राजस्थान के कच्छी घोड़ी, कच्छी घोड़ी, उसके अलावा कठपुतली, 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 उसके अलावा चांग नृत्य, चांग नृत्य, उसके अलावा चारी नृत्य, चारी नृत्य, उसके अलावा घूमर, घूमर नृत्य, उसके अलावा बच्चों भवई नृत्य, भवई नृत्य, भवई नृत्य, और एक है गैर नृत्य, गैर नृत्य। ये राजस्थान के कुछ प्रमुख लोक नृत्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काली बेलिया और 13 ताली है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, बाली यात्रा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन फर्स्ट उड़ीसा, ऑप्शन सेकंड मध्य प्रदेश, ऑप्शन थर्ड छत्तीसगढ़ और ऑप्शन फोर राजस्थान। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है उड़ीसा। बाली यात्रा किस राज्य का महोत्सव है? तो उड़ीसा का। बच्चों मैं आपको बता दूं कुछ और फेमस त्योहार हैं उड़ीसा के। जैसे बात की जाए तो राजा परवा, राजा परवा, उसके अलावा नौखाई, नौखाई, उसके अलावा है महाविसुवा, महाविसुवा, महाविसुवा नृत्य महोत्सव। उसके अलावा यदि बात की जाए तो कलिंग महोत्सव, कलिंग महोत्सव, कोणार्क महोत्सव, कोणार्क महोत्सव, पुरी बीच महोत्सव, पुरी बीच महोत्सव। इसके अलावा यदि बात की जाए तो रथ यात्रा महोत्सव, चंदन यात्रा महोत्सव, रथ यात्रा महोत्सव,
चंदन यात्रा महोत्सव या चंदन महोत्सव, तो ये उड़ीसा के कुछ प्रमुख, और एक आध दो लिख सकते हो आप। इको रिट्रीट महोत्सव, इको रिट्रीट महोत्सव काफी फेमस है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इको रिट्रीट महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा से संबंधित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजीव तारानाथ किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वीणा, सरोद, शहनाई, बांसुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, सरोद। राजीव तारानाथ हैं वो सरोद से संबंधित हैं। सरोद से संबंधित कुछ और व्यक्ति हैं जैसे वो फेमस हैं, जैसे अगर बात की जाए तो उसमें है, एक है उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद अलाउद्दीन खान। एक है अमजद अली खान। उसके अलावा है अयान खान, दौलत खां। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसमें एक आशीष खान, नाम आशीष है लेकिन खान साहब हैं ये, आशीष खान। इसके अलावा अमित गोस्वामी। उसके अलावा आपका विकास महाराज। ये कुछ प्रमुख सरोद वादक हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य, अकबर व हेमू के मध्य, मराठा व अहमद शाह अब्दाली के मध्य, पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड। क्या है? ऑप्शन थर्ड, मराठा व अहमद शाह अब्दाली के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। बच्चों मैं आपको बता दूं, जो पानीपत का तृतीय युद्ध था, पानीपत का जो तृतीय युद्ध था 1961 में लड़ा गया था। कब? सॉरी 1961 में नहीं, ये 1761 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1761 में। 1761 में ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध की खासियत यह कि मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ और इसमें अहमद शाह अब्दाली विजेता रहा था। मराठा हार गए थे, अहमद शाह अब्दाली इसमें विजेता रहा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें मराठा सेना का जो नेतृत्व करता था, मराठा सेना का जो नेतृत्व करता था, मराठा सेना का, किसका? मराठा सेना का नेतृत्व करता, मराठा सेना का नेतृत्व करता जो था वो था सदाशिव राव। कौन था? सदाशिव राव था। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मराठाओं का जो इस समय जो तोपखाना था उसका जो प्रमुख था, तोपखाना का जो प्रमुख था वो था बच्चों इब्राहिम खान गर्दी। कौन था? इब्राहिम खान गर्दी। कौन था? इब्राहिम खान गर्दी। क्लियर है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था तो उस समय मराठा सेना का नेतृत्व करता कौन था? तो सदाशिव राव था। कौन था? सदाशिव राव था। और उस समय जो तोपखाना प्रयोग हो रहा था उस समय उसका जो प्रमुख कौन था? तो इब्राहिम खान गर्दी था। अब बात की जाए बच्चों, इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध था ये आप सब लोग जानते हैं कि 1526 में हुआ था। अकबर व हेमू के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। कौन सा? द्वितीय युद्ध हुआ और यह 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए। बच्चों मैं आपको बता दूं, जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये भाग किस भाग में है? तो ये भाग 4 में है। और कितने अनुच्छेद से? अनुच्छेद 36 से 51 तक। कितने?
अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ये अनुच्छेद बताते हैं। भाग 4 से ये संबंधित हैं और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के देश से लिए गए थे। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों आयरलैंड के संविधान से कुछ और चीजें ली गई हैं, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया है। उसके अलावा यदि बच्चों बात की जाए तो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन, 12 व्यक्तियों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा, मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा कहां से लिया गया है? तो ये भी आयरलैंड से ही लिया गया। कहने का मतलब यह है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करता है जो कला, खेल, साहित्य आदि में ख्याति प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? आदि में ख्याति प्राप्त होते हैं या स्पेशलिस्ट होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। अब बच्चों अगर बात की जाए राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 153 है, वो राज्यपाल से संबंधित है कि राज्यपाल होगा, एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। क्लियर बच्चों? अनुच्छेद 153 राज्यपाल। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल ही होगा। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल ही होगा। उसके अलावा अनुच्छेद 155 राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। उसके अलावा अनुच्छेद 156 की बात की जाए, अनुच्छेद 156 की बात की जाए तो यह राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है या पदावधि कह सकते हैं हम लोग। उसके अलावा अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में बताता है। किसके बारे में? राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में बताता है। योग्यताओं के बारे में बताता है। उसके अलावा अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद की शर्तों के बारे में बताता है। राज्यपाल के पद की शर्तों के बारे में बताता है। क्लियर है बच्चों? ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे राज्यपाल से संबंधित। तो अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 2.1, 7, 6.4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है 7.4। मैं आपको बता दूं पीएच की सबसे पहली बात तो यह है कि पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। हमें पीएच के बारे में तो जानना ही है, जब हम पीएच से संबंधित पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता क्या बच्चों कि जो हाइड्रोजन की जो पावर होती है तो यह क्या करती है, मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन के अणु, क्या हाइड्रोजन के जो अणु हैं, हाइड्रोजन के अणु के द्वारा ही निर्धारित अम्लीयता और क्षारीयता होती है। अणु के द्वारा ही अम्लीयता व क्षारीयता का निर्धारण होता है। क्षारीयता का निर्धारण होता है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि मैं आपको बताऊंगा अभी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो पीएच की सबसे पहली बात तो यह कि पीएच की खोज किसने की थी? तो पीएच की जो खोजकर्ता थे, जो खोज की थी उन्होंने ये 1909 में की थी। 1909 में और सोमेनसन महोदय ने की थी। किसने की थी?
1909 में सोमेनसन महोदय ने की थी। और जो सोमेनसन महोदय थे ये डेनमार्क कंट्री के थे। किसके थे बच्चों? डेनमार्क देश के थे। अब क्या होता है इसे समझो कि यदि पीएच वैल्यू की बात की जाए तो ये 7 जो होती है बच्चों ये उदासीन मानी जाती है। ये क्या मानी जाती है? उदासीन मानी जाती है। 7 से कम जो होता है, 7 से कम होगा वो अम्लीय माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अम्लीय। कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या यदि 7 से कम है तो अम्लीय होगी, और 7 से यदि अधिक होगी, क्या होगी? 7 से यदि अधिक होगी, 7 से अधिक और इधर कम, 7 से यदि अधिक होगी तो वो क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। क्लियर है? और 7 जिसकी वैल्यू होगी पीएच वैल्यू वो उदासीन होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण पीएच वैल्यू जो पूछी जाती हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, मनुष्य की पीएच वैल्यू या मनुष्य के शरीर की पीएच वैल्यू तो वो होती है बच्चों 7.4। ब्लड की 7.4 ही होती है। उसके अलावा मैं बता दूं बच्चों, आंसू होते हैं जो मनुष्य के आंसू, उनकी भी पीएच वैल्यू 7.4 होती है। सिरका की बच्चों 3 होती है। और HCl की वैल्यू 0 होती है पीएच वैल्यू। मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो टोटल होता है ये 0 से 14 तक होता है। कितना होता है? 0, 7, 14। और जब 0 से और 7 तक होगा, 0 से 7 से कम, मतलब 7 तो उदासीन है, 0 से अगर 7 के मध्य जो होगा, 0 से और 7 के जो मध्य होगा, 0 से और 7 के मध्य होगा, वह अम्लीय होगा। 0 है तब भी अम्लीय माना जाएगा। 0, 1, 2, 3, 6.9 तक अम्लीय होगा, 7 उदासीन हो जाता है। और 7 से एवं 14 तक 14 जिसकी वैल्यू होगी वह क्षारीय माना जाएगा। तो HCl की 0 है तो इसलिए हम इसको क्या मानते हैं? ये अम्लीय है। उसके अलावा यदि बात की जाए समुद्र के जल की जो पीएच वैल्यू है वो कितनी है? 8.5 है। 8.5 है। जबकि पानी की पीएच वैल्यू 7 होती है। नमक की पीएच वैल्यू भी 7 होती है। कितनी? पानी की पीएच वैल्यू 7, नमक के पीएच वैल्यू 7, सिरका की 3। और नींबू के रस की बात की जाए बच्चों, नींबू के रस की तो 2.4 होती है। कितनी होती है? 2.4 होती है। अम्लीय वर्षा आपने नाम सुना होगा, तो अम्लीय वर्षा की भी पीएच वैल्यू लगभग 5 होती है। कितनी होती है? लगभग 5 होती है। कुछ पीएच वैल्यू की बात की जाए, जैसे मूत्र की बात की जाए बच्चों, तो मूत्र की 6 से 7.5 तक होती है। कितनी होती है? 6 से 7.5 तक होती है। ये कुछ पीएच वैल्यू थी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस शासक ने तुर्कान-ए-चहलगामी दल का विनाश कर दिया था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, बलबन। बच्चों इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि तुर्कान-ए-चहलगामी दल का अगर निर्माण पूछा जाए, क्या पूछा जाए? निर्माण पूछा जाए तो इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था निर्माण? इल्तुतमिश ने किया था। लेकिन तुर्कान-ए-चहलगामी दल का विनाश या नष्ट किसने किया था? तो बलबन ने किया था। मैं आपको बता दूं, तुर्कान-ए-चहलगामी कुछ नहीं था बल्कि यह 40 सदस्यों का एक समूह था। क्या था? 40 सदस्यों का समूह था। 40 सदस्यों का समूह था। लेकिन बलबन ने इसे नष्ट क्यों किया? बलबन ने इसलिए नष्ट कर दिया था कि बलबन भी इस दल का एक सदस्य था और वह जानता था कि जब तक ये समूह रहेगा या तुर्कान-ए-चहलगामी रहेगा, जब तक मैं शासन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वही राजा शासन करता था जो तुर्कान-ए-चहलगामी चाहते थे। तो इसलिए इसने इसका विनाश कर दिया। बलबन ने इसका विनाश कर दिया। निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो बलबन है, ये बलबन 1266 से 86 तक शासक रहा था। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कितने समय से बैठा? 1266 से 1286 तक बैठा था। महत्वपूर्ण बात की जाए बलबन की, तो बलबन ने सिजदा व पैबोस प्रथा चलाई थी। कौन कौन सी? सिजदा व पैबोस प्रथा चलाई थी। सिजदा होता था सिर झुकाकर सलाम करना। सिर झुकाकर कहने का मतलब यह है कि इसने कहा था कि जब मैं आऊं, बलबन ने कहा था कि जब मैं आपके सामने आऊं
तो आप घुटनों पर बैठकर सिर झुकाकर मुझे ऐसे करिए। पेरुस का मतलब होता था पैर चूमना। क्या होता था? पैर चूमना। पैर चूमकर मेरा अभिवादन करो। इसने सोचो आप लोग कि इसने कैसी नीति चलाई या पद्धति चलाई। सिजदावो पेरुस, सिर झुकाकर और मेरे पैर चूमकर मेरा सम्मान करो। उसके अलावा इसने बलबन ने अपने आप को अफरासिया वंश का बताया। अफरासिया वंश का बताया था। अफरासिया वंश उस समय शान और शौकत के मामले में दुनिया में सबसे बेहतरीन वंश हुआ करता था। उसके अलावा बलबन की यदि बात की जाए तो बलबन ने जिल ए इलाही, न्यावत ए खुदाई, जैसी उपाधियां भी धारण की थी। न्यावत ए खुदाई जैसी उपाधियां धारण की थी। जिल्ले लयाई का मतलब था ईश्वर की छाया। क्या था? ईश्वर की छाया। और न्यावत ए खुदाई का मतलब था ईश्वर का प्रतिनिधि। ये ईश्वर की छाया थी और ये ईश्वर का प्रतिनिधि था। ईश्वर का प्रतिनिधि था। ऐसी उपाधियां इसने धारण की थी। उसके अलावा बलबन ने ही द्वितीय इलवारी वंश की स्थापना की थी। कौन सा? द्वितीय इलवारी वंश। द्वितीय इलवारी वंश की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। प्रथम इलवारी वंश इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। उसके अलावा यदि बात की जाए तो इसने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। कौन सी नीति? लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। यह बहुत पूछी जाती है। लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? तो वो बलबन ने किया था। उसके अलावा नौरोज त्योहार की भी शुरुआत किसने की थी? नौरोज त्योहार को भी प्रारंभ इसी ने किया था। नौरोज त्योहार प्रारंभ किया था किसने? बलबन ने। ये बलबन के बारे में कुछ खासियत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, छत्रपति शिवाजी ने अष्टप्रधान की स्थापना की थी। अष्टप्रधान क्या था बच्चों? मैं आपको बता दूं, अष्टप्रधान एक मंत्री परिषद थी। क्या थी? उस समय की मंत्री परिषद थी। उस समय की क्या थी? मंत्री परिषद थी। और इसमें 8 मंत्री हुआ करते थे, या हम लोग कह सकते हैं कि 8 व्यक्तियों को मंत्री चुना जाता था। अब 8 कौन कौन से थे? तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेशवा। कौन? पेशवा। पेशवा आप लोग समझ सकते हो कि आज का जो प्रधानमंत्री होता है वह पेशवा था। वो कौन था? पेशवा था। जो आज का प्रधानमंत्री होता है वो पेशवा था। उसके अलावा अमात्य आज का वित्त मंत्री। अमात्य उस समय किसको कहते थे? वित्त मंत्री को अमात्य कहा जाता था। उसके अलावा दवीर या इसी का दूसरा नाम था सुमंत। दवीर या सुमंत ये विदेश मंत्रालय हुआ करता था। हम लोग कह सकते हैं कि उस समय जो दवीर सुमंत होता था वो विदेश मंत्रालय संभालता था या विदेश मंत्री होता था। इसके अलावा एक था सर ए नौबत जो आज का समय में जैसे चीफ CDS होता है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, ऐसे सर ए नौबत होता था। सेनापति होता था, सेना का प्रमुख होता था। उसके अलावा एक होता था वाकया नवीस जो होता था ये होता था आपका एक तो गुप्तचर व्यवस्था और एक होती थी संचार व्यवस्था। एक कौन सी? संचार व्यवस्था। इन दोनों का मुखिया होता था या दोनों विभाग इस मंत्री के पास होते थे। एक होता था सुरनवीस या इसी को चिटनिस कहते थे। सुरनवीस या चिटनिस कहते थे। और जो ये होता था ये पत्राचार का होता था, राजकीय पत्राचार का प्रमुख होता था, पत्राचार विभाग से संबंधित होता था। और एक होता था आपका, मैं आपको बता दूं, न्यायाधीश होता था। और न्यायाधीश तो न्याय से संबंधित ही था। और एक था पंडित राव। एक कौन था बच्चों? पंडित राव। और पंडित राव बच्चों था वो धर्म से संबंधित या धार्मिक जो मामले होते थे वो कौन देखता था? वो पंडित राव देखता था।
तो आप लोग देखोगे कि 8 मंत्री, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 मंत्री थे। इन्हीं 8 मंत्रियों के समूह को अष्टप्रधान कहा जाता था। ये शिवाजी की मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा? जापान, भारत, चीन, सऊदी अरब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है जापान। कौन करेगा? जापान करेगा। मैं आपको बता दूं बच्चों, एशियाई खेलों की शुरुआत सबसे पहले 1951 में हुई थी। सबसे पहले एशियाई खेलों का आयोजन, सबसे पहले एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में हुआ था। और ये कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में हुआ था। इनका आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। यहाँ से एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी। अब बात की जाए बच्चों, तो 2026 में तो बच्चों कहाँ होने हैं? ये नगोया, जापान का शहर है, नगोया जापान में होने हैं। अब अगर बात की जाए तो 2030 में बच्चों ये दोहा में होने, कतर, दोहा। और अगर बच्चों 2034 की बात की जाए तो ये सऊदी अरब में होने। कहां पर होने? सऊदी अरब में होने। अब ये 2023 में कहां हुए थे? 2023 में इनका जो आयोजन हुआ था तो वो बच्चों ग्वांगझू चीन का शहर था, चीन में हुए थे। कहां पर हुए थे? चीन में इनका आयोजन हुआ था। नई दिल्ली में सबसे पहले एशियाई खेलों का आयोजन हुआ 1951 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जापान है। 2006 में कहां होगा? तो जापान में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन संरक्षण से, कार्बन उत्सर्जन से, जल संरक्षण से, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, कार्बन उत्सर्जन से। मैं आपको बता दूं बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल कुछ नहीं है बल्कि क्योटो एक शहर का नाम है। क्या? क्योटो। पूछा जाता है कि क्योटो क्या है, तो क्योटो एक शहर का नाम है और ये जापान में। कहां पर है बच्चों? ये जापान का शहर, जापान का एक प्रमुख शहर था क्योटो। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है। मैं आपको बता दूं बच्चों कि क्योटो जो प्रोटोकॉल था ये 1997 में क्योटो के शहर में विश्व के विभिन्न देशों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया और इसमें यह चिंता जाहिर की गई कार्बन के उत्सर्जन को लेकर। मैं बता दूं बच्चों, कार्बन उत्सर्जन के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन उत्सर्जन के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होता है, या वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है वो कार्बन उत्सर्जन के कारण ही हो रही है। तो 1997 में जब यह सम्मेलन हुआ तो इसमें यह डिसाइड किया गया या यह निर्धारित किया गया कि सभी सदस्य देश क्या करेंगे? कार्बन के उत्सर्जन को कम करेंगे। क्या करेंगे? सभी देश कार्बन के उत्सर्जन को कम करेंगे, कार्बन के उत्सर्जन को कम करेंगे, उत्सर्जन को कम करेंगे। और कितना कम करेंगे? को कम करेंगे। बच्चों इसमें डिसाइड हुआ कि कम तो करेंगे, लेकिन इसमें यह डिसाइड हुआ कि जो 1990 में कार्बन उत्सर्जन हो रहा था, कितना? कार्बन उत्सर्जन जो 1990 में हो रहा था, सम्मेलन हुआ 1997 में, लेकिन बात क्या हो रही है कि 1990 में जितना कार्बन उत्सर्जन होता था उससे भी 5% कम, उससे भी 5% कम। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि आज तक ऐसा नहीं हो पाया, आज तक ऐसा नहीं हो पाया। और इतना यह संवेदनशील विषय है कि जिस पर तुरंत पूरे विश्व को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर यही चलता रहा तो कुछ वर्षों में ही बड़ी आपदाएं आपको देखने को मिलेंगी। और आपने अनुभव किया होगा कि पिछले कुछ दशकों की तुलना में इस दौरान या अब आप लोग देख रहे हैं कि कुछ प्राकृतिक आपदाओं की जो क्रमिकता है वो बढ़ रही है। क्लियर है बच्चों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, कार्बन उत्सर्जन से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल है जो 1997 में हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे पहले उच्च न्यायालय किस राज्य में स्थापित किया गया था? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, पश्चिम बंगाल। मैं आपको बता दूं 1861 का एक अधिनियम आया, 1861 का उच्च न्यायालय अधिनियम आया, उच्च न्यायालय अधिनियम आया, उच्च न्यायालय अधिनियम आया।
उच्च न्यायालय जो अधिनियम आया था बच्चों, इस समय मैं आपको बता दूं, इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और बच्चों मैं आपको बता दूं, लॉर्ड कैनिंग ही प्रथम वायसराय भी थे। प्रथम वायसराय कौन थे देश के? तो वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। अंतिम गवर्नर जनरल वैसे अगर देखा जाए तो, और प्रथम वायसराय थे। चलो ये बात का विषय। तो 1861 का उच्च न्यायालय अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय आया। इस अधिनियम के तहत 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। एक था इसमें कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, ये 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। तो इसमें सबसे पहला कौन सा था? कलकत्ता था। तो ये किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? पश्चिम बंगाल में। और बच्चों उत्तर प्रदेश का भी आप याद रख सकते हो 1866, क्योंकि यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश का एग्जाम, इसलिए हमें उत्तर प्रदेश के कुछ पॉइंटों पर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। किसकी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में हुई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेट्टा, अनाईमुड़ी, धूपगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, अनाईमुड़ी। और क्या है? अनाईमुड़ी। मैं आपको बता दूं बच्चों कि अनाईमुड़ी की यदि बात की जाए तो ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। और बच्चों ये दमन, ये दीव, यहां तक हम लोग मान लेते हैं ये दीव है। अब बच्चों मैं आपको बताऊं, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बच्चों, ये फिर ये तो बच्चों थाल घाट है। कौन सा घाट है? थाल घाट है। यहां बच्चों फिर ये बच्चों भोर घाट है। ये दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं। और बच्चों ये आपको बता दूं मैं, ये नीलगिरी पर्वतमाला है। कौन सी? नीलगिरी पर्वतमाला है। नीलगिरी पर्वतमाला में एक महत्वपूर्ण चोटी है बच्चों, महत्वपूर्ण चोटी है जिसका नाम है डोडा बेट्टा। क्या है? डोडा बेट्टा। और ये तमिलनाडु में पड़ती है बच्चों। भले ही लगता होगा आप लोगों को, लेकिन डोडा बेट्टा तमिलनाडु में पड़ती है। फिर इसके बाद बच्चों ये एक फिर घाट है और इसका नाम है पाल घाट। कौन सा? पाल घाट है। फिर इसके बाद एक और हिल है, ये हिल है। और इस हिल की बात की जाए तो ये पनामी हिल है। कौन सी बच्चों? पनामी हिल है। अब इसके बाद बच्चों एक सैनकोटा गैप है। कौन सा? सैनकोटा गैप है। और सैनकोटा गैप के बाद बच्चों फिर एक पहाड़ी है जिसका नाम है कार्डामम हिल। एक बच्चों इसमें महत्वपूर्ण रह गई है जो मैंने जानबूझ के छोड़ी थी, और मैं आपको बता दूं, जो ये पाल घाट है, पाल घाट और यहाँ इस एरिया में बच्चों पड़ती है, पाल घाट और इस एरिया में पड़ती है, जिस पहाड़ी का नाम है अन्नामलाई। क्या? अन्नामलाई। और बच्चों जो अन्नामलाई जो पहाड़ी है, इसी में बच्चों आपकी पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है बच्चों आपका अनाईमुड़ी। क्या है? अनाईमुड़ी ही बच्चों पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। मैं आपको बता दूं, ये सारा जो दिख रहा है आपको, ये सब जो दिख रहा है, ये सभी बच्चों पश्चिमी घाट के ही हिस्से हैं। क्या है? यह पूरा बच्चों पश्चिमी घाट है। इसको हम लोग पूर्वी घाट कहते हैं, और इसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। तो याद रखना, अनाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ी का नाम है। ये अन्नामलाई पहाड़ी है बच्चों। क्या है? अन्नामलाई पहाड़ी है, जबकि अनाईमुड़ी बच्चों चोटी का नाम है। और यही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। किसमें स्थित है? पश्चिमी घाट में स्थित है। ये बच्चों दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। दक्षिण
भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है बच्चों, सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी, राजमहल पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थिति है, यहाँ मान लीजिए ये विंध्याचल पर्वतमाला है। कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला है। ये सतपुड़ा पर्वतमाला है। कौन सी? ये तो विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला। और ये बच्चों सतपुड़ा पर्वतमाला। कौन सी? सतपुड़ा पर्वतमाला है, सतपुड़ा पर्वतमाला है। अब क्वेश्चन क्या पूछा? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि यहाँ तो नर्मदा बह रही है। कौन सी नदी बह रही है? ये इधर आती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। किसमें? ये अरब सागर आप सब लोग जानते हैं। तो ये तो नर्मदा है। ये कौन सी नदी है बच्चों? नर्मदा। ये तो नर्मदा है। और यहाँ बच्चों ताप्ती बहती है। कौन सी? ये भी अरब सागर में जाके गिरती है, ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी है। मैंने यहाँ तक बना दिया, ये है नहीं, ये ताप्ती नदी है। अब महत्वपूर्ण बात क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नर्मदा एवं ताप्ती, ये नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो बच्चों सतपुड़ा। कौन सी? सतपुड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कुछ महत्वपूर्ण और हैं अरुणाचल प्रदेश में दर्रों के नाम। जैसे अगर बात की जाए तो एक है बच्चों सेला दर्रा। कौन सा दर्रा? सेला दर्रा। उसके अलावा बच्चों दीफू दर्रा, दीफू दर्रा, दीफू दर्रा। एक है बच्चों यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा। और एक आपका बोमडीला दर्रा। ये बच्चों कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। बच्चों जम्मू कश्मीर के कुछ दर्रों की बात की जाए तो इसमें एक है प्रमुख आपका बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। उसके अलावा यदि बात की जाए बच्चों तो बुरजिल दर्रा, बुरजिल दर्रा। एक है बच्चों अघिल दर्रा, अघिल दर्रा। कौन सा बच्चों? अघिल दर्रा। ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं बच्चों जो जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। मणिपुर की बात की जाए तो बच्चों इसमें एक ही प्रमुख है वैसे तो, तुजू दर्रा। कौन सा? तुजू दर्रा। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए बच्चों तो हिमाचल प्रदेश के, मैं यहां लिख देता हूं, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की बात की जाए तो इसमें दीवान दर्रा, दीवान दर्रा बच्चों, दीवान दर्रा। मणि रंग दर्रा, मणि रंग दर्रा, मणि रंग दर्रा। पारंगला दर्रा, पारंगला दर्रा। उसके अलावा यदि बात की जाए बच्चों तो बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। उसके अलावा रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा। ये बच्चों ये किसके फेमस हैं? ये हिमाचल प्रदेश के फेमस हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से, पर्यावरण के क्षेत्र से, चिकित्सा के क्षेत्र से, विज्ञान संचार के क्षेत्र से। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है, विज्ञान संचार के क्षेत्र से या विज्ञान के क्षेत्र से कलिंग पुरस्कार संबंधित है। और बच्चों कलिंग पुरस्कार को मुख्यतः यूनेस्को, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किससे संबंधित है? विज्ञान संचार से संबंधित है और इसे यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है बच्चों। अब अगर बात की जाए बच्चों तो चिकित्सा से संबंधित एक महत्वपूर्ण है धनवंतरी। एक तो धनवंतरी पुरस्कार है। कौन सा? धनवंतरी पुरस्कार है बच्चों। एक शिक्षा से संबंधित बीसी रॉय, बीसी रॉय पुरस्कार है बच्चों। बीसी रॉय पुरस्कार भी बच्चों चिकित्सा से संबंधित है। साहित्य के क्षेत्र की बात की जाए बच्चों
तो साहित्य के क्षेत्र में तो काफी फेमस है, जैसे बुकर पुरस्कार है आपका, बुकर पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार है, बहुत सारे क्षेत्रों में साहित्य का दिया जाता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, घुड़सवारी का खेल परिसर है एरिना, वेलोड्रम, ट्रैक, डायमंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है एरिना। क्या है? एरिना में ही घुड़सवारी खेली जाती है या घुड़सवारी की जाती है। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, कुछ और महत्वपूर्ण खेल परिसर हैं, जैसे वेलोड्रम जो खेल परिसर है, तो ये साइकिलिंग के लिए फेमस है। किसके लिए? ये साइकिलिंग के लिए फेमस है। साइकिलिंग कहाँ की जाती है? वेलोड्रम में। या ट्रैक की बात की जाए बच्चों, तो ये एथलेटिक्स के लिए फेमस है। किसके लिए? एथलेटिक्स के लिए फेमस है क्या? ट्रैक। और बच्चों डायमंड की बात की जाए तो ये बेसबॉल जो खेली जाता है वो डायमंड पर खेला जाता है। कहाँ? बेसबॉल डायमंड पर खेला जाता है। एथलेटिक्स बच्चों ट्रैक के लिए फेमस है, साइकिल वेलोड्रम के लिए फेमस है। कुछ और भी है महत्वपूर्ण, मैं आपको बता दूं खेल परिसर, जैसे पिच है, पिच खेल परिसर है बच्चों। पिच पर बच्चों एक तो क्रिकेट खेली जाती है, आप ज्यादातर जानते होंगे, और एक बच्चों रग्बी है। एक क्या है? रग्बी भी बच्चों पिच पर ही खेली जाती है। यदि बच्चों मैदान या ग्राउंड की बात की जाए तो मैदान में बच्चों एक तो फुटबॉल खेली जाती है, फुटबॉल खेली जाती है, फुटबॉल खेली जाती है। और एक बच्चों आपको मैं बता दूं, फुटबॉल के साथ साथ आपकी हॉकी भी खेली जाती है। फुटबॉल और हॉकी बच्चों मैदान पर खेली जाती हैं। अगर बच्चों कोर्स की बात की जाए, कोर्स में बच्चों गोल्फ खेला जाता है। क्या खेला जाता है? तो कोर्स में बच्चों गोल्फ खेला जाता है। रिंग की बात की जाए बच्चों, रिंग की, तो रिंग में बच्चों एक तो आपकी मुक्केबाजी, मुक्केबाजी, एक तो मुक्केबाजी और एक स्केटिंग, एक बच्चों स्केटिंग। ये कुछ फेमस खेल परिसर हैं जहां पर कौन कौन सा खेल खेला जाता है। अगर बच्चों एक और लिख लो, पुल की बात की जाए तो पुल में तैराकी होती है। क्या होती है? तैराकी। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है, पुल में तैराकी होती है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अडानी समूह ने गोला बारूद विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया है? देखो बच्चों अडानी ही हैं, आप सब लोग जानते हो कि हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, और ये पोर्ट अडानी की ट्रेन है बच्चों, अडानी के एयरपोर्ट, सब बहुत सारी चीजें हैं। अडानी का सीमेंट है बच्चों, अडानी इजराइल तक बंदरगाहों पर कब्जा, इजराइल में भी एक बंदरगाह है बच्चों, और वहां पर भी अडानी का ही है उसमें हिस्सेदारी। और अब उन सबको छोड़कर गोला बारूद के क्षेत्र में भी अडानी ने प्रवेश कर लिया है। गोला बारूद के क्षेत्र में भी अडानी ने प्रवेश कर लिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो गोला बारूद के लिए एक विनिर्माण परिसर की स्थापना की जा रही है, तो कहां की जा रही है? कानपुर, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कानपुर है। बच्चों याद रखना, आप लोग यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, यूपी पुलिस के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन यूपी से संबंधित बनते हैं। अब वो यूपी से संबंधित हो सकता है आपका करंट बेस हो सकता है वो इतिहास का हो सकता है ज्योग्राफी बेस हो, वो उसके समय की बात है कि वो किस किस का रख सकता है। और बच्चों आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो इसे बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कुछ और बच्चों का भी भला हो सके बच्चों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित हैं? 8, 6, 5, 4। तो मैं आपको बता दूं, आप सब लोग जानते हो कि इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, लेकिन महाजनपद, टोटल महाजनपद कितने थे बच्चों? 16। और इन 16 महाजनपदों की बात की जाए, 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपदों का जो विवरण है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, किसमें? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। कैसा ग्रंथ है बच्चों? बौद्ध ग्रंथ है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का विवरण है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया, उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे? तो बच्चों 8 थे। कौन कौन से थे? हम देखते हैं 8 के नाम। काशी, काशी, कुरु, काशी, कुरु, कौशल, कौशल, वत्स, वत्स, पांचाल, पांचाल,
सूरसेन, सूरसेन, चेदी, चेदी, और एक आपका मल्ल, और एक मल्ल। तो ये 8 महाजनपद थे जो उत्तर प्रदेश में ही थे। अब अगर बच्चों बात की जाए इनकी, तो मल्ल की राजधानी पावापुरी, पावापुरी और कुशीनगर, पावा और कुशीनगर दोनों, कुशीनगर दोनों। चेदी की बात की जाए राजधानी तो सुक्तिमुति, सुक्तिमुति। सूरसेन की बात की जाए तो मथुरा, मथुरा। पांचाल की बात की जाए तो काम्पिल, काम्पिल। वत्स की बात की जाए तो कौशाम्बी, कौशाम्बी, कौशाम्बी। कौशल की बात की जाए तो श्रावस्ती, श्रावस्ती। कुरु की बात की जाए तो इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। और बच्चों काशी की बात की जाए तो वाराणसी, क्या? वाराणसी। ये 8 महाजनपद थे और इनकी 8 महाजनपद की राजधानी आपके सामने है। और उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? 8 थे। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ललितपुर, सोनभद्र, बिजनौर, महाराजगंज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है ललितपुर। क्या है? ऑप्शन फर्स्ट ललितपुर। सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में पाई जाती है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो जनजातियों की बात की जाए तो टोटल जो जनसंख्या है उसका 0.6%, कितना? 0.6% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में जनजातियों की है। कितनी? 0.6%। महत्वपूर्ण बात बच्चों यह है कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 5 जनजातियों को, उत्तर प्रदेश की 5 जनजातियों को बच्चों 1967 में दर्जा दिया गया था। कब? 1967 में उत्तर प्रदेश की कुछ जो समूह थे उनको जनजातियों का दर्जा कब दिया गया? 1967 में दिया गया। और बच्चों फिर 10 समूह को या ये 5 समूहों को दिया गया और फिर 10 समूह को बच्चों 2002 और 2003 में दिया गया। कब बच्चों? सामान्यतः 2003 में ज्यादा आपको दिखा मिलेगा। 10 समूह को जनजातीय का दर्जा कब दिया गया? 2013 में। तो कुल मिलाकर 15 समूह ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में जनजाति समूह हैं। क्या हैं? उत्तर प्रदेश में जनजाति समूह हैं। क्लियर है? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति वाला जिला, सबसे अधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है बच्चों? तो वो है सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र, सोनभद्र। और सबसे कम वाला यदि बात की जाए बच्चों, सबसे कम जनजाति वाला जिला, सबसे कम जनजाति वाला जिला उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो वो है आपका बच्चों बागपत। कौन सा? बागपत, बागपत। तो याद रखना इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, वर्धमान, राहुल, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है वर्धमान। महावीर स्वामी मैं आपको बता दूं ये जैन तीर्थंकर थे। कौन थे बच्चों? जैन तीर्थंकर थे, जैन तीर्थंकर थे। और ये क्रम के मामले में बात की जाए तो 24वें थे। कौन से थे? 24वें थे। इनके यह जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 599 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था? 599 BC में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु थी बच्चों वो मृत्यु 527 BC में हुई थी। कब हुई थी? 527 BC में हुई थी। इनके माता का नाम त्रसला था, इनकी माता का नाम त्रसला था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था? यशोदा था। और इनकी एक पुत्री थी,
और इनकी पुत्री की बात की जाए तो उसका नाम था अनुज्जा, या तो अनुज्जा कह सकते हैं, या प्रियदर्शना, या प्रियदर्शना। क्या था? या प्रियदर्शना। क्लियर है? उसके अलावा यदि बात की जाए तो महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग। और बच्चों इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या, 12 वर्ष की कठिन तपस्या की। और कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की जहां प्राप्ति हुई थी जरंबिक ग्राम था बच्चों। कौन सा ग्राम था? जरंबिक ग्राम था। नदी बच्चों कौन सी थी? नदी आपकी बच्चों फाल्गुन नदी थी। जरंबिक ग्राम था और नदी कौन सी थी बच्चों? फाल्गुन। और पेड़ था बच्चों साल। कौन सा? साल का पेड़ था। इन्हें यहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है बच्चों? ज्ञान की प्राप्ति होती है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, सफेद संगमरमर की इमारतें पीली पड़ जाती हैं, इसका क्या कारण है? धुआं के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण, जल प्रदूषण के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, अम्लीय वर्षा के कारण जो भी संगमरमर से बनी हुई कुछ प्रमुख इमारतें हैं वो पीली पड़ जाती हैं बच्चों। तो पीली पड़ने का कारण मुख्यतः अम्लीय वर्षा ही होता है। और अम्लीय वर्षा में बता दूं बच्चों आपको, नाइट्रस और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रस व सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रस व सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। और इन्हीं के कारण बच्चों क्या होता है कि जो संगमरमर से बनी इमारतें होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं। ये क्या होता है? प्रदूषण के कारण नाइट्रस और सल्फर के ऑक्साइड वातावरण में जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो ये बारिश के साथ ही पृथ्वी पर आ जाते हैं। और ये ऐसी जो इमारतें बनी हुई संगमरमर से उनको काफी हानि पहुंचाते हैं और उनको पीली कर देते हैं, पीली प्रकार की। उसे येलो स्टोन भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? येलो स्टोन भी कहा जाता है, येलो स्टोन भी कहा जाता है, या पीली पत्थरी के नाम से भी उसे कह देते हैं। तो याद रखना इस बात को कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए? 9, 8, 7, 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है 9। मैं आपको बता दूं बच्चों कि कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। आप सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? बंबई में हुई थी, या मुंबई हम लोग कह सकते हैं। कहां पर हुई थी? बंबई में हुई थी। तो 1885 में बंबई में हुई थी। और आप सब लोग जानते हो कि इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे बच्चों? ए.ओ. ह्यूम इसको संस्थापक थे। फिर इसके अधिवेशन हुए। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। लेकिन हमें बात करनी है उत्तर प्रदेश के 9 अधिवेशन की। तो उत्तर प्रदेश के 9 अधिवेशन की बात की जाए तो सबसे पहले तो बच्चों 1886 में हुआ। कब हुआ? 1886 में हुआ। और ये बच्चों आज के प्रयागराज में हुआ। उस समय इलाहाबाद हुआ करता था, प्रयागराज में हुआ। फिर बच्चों 1892 में बात की जाए तो फिर प्रयागराज में हुआ। कहाँ हुआ? फिर प्रयागराज में हुआ। उत्तर प्रदेश की बात कर रही तो सारे उत्तर प्रदेश में ही हुए होंगे। फिर 1899 में लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। फिर बच्चों 1905 में बनारस में हुआ। बनारस में हुआ। फिर 1910 में फिर प्रयागराज में हुआ। कहाँ हुआ? फिर प्रयागराज में हुआ। फिर 1916 में लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। फिर 1925 में कानपुर में हुआ। कानपुर में हुआ। फिर अगर बात की जाए बच्चों तो 1925 के बाद 1936 में हुआ। 1936 में फिर लखनऊ में हुआ। फिर लखनऊ में हुआ। और फिर 1946 में हुआ। और ये 46 में जो हुआ था वो मेरठ में हुआ। कहाँ हुआ? मेरठ में हुआ। अब बच्चों महत्वपूर्ण बात यह है कि 1886 में जब प्रयागराज में हुआ था तो उस समय इसके जो अध्यक्ष थे वो बच्चों जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल थे। जब फिर 1892 में प्रयागराज में हुआ था तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो बच्चों आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी।
या WC बनर्जी लिख देता हूं, WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी, WC बनर्जी। अब अगर बात की जाए, WC बनर्जी हो गए, फिर 1899 लखनऊ में हुआ तो रमेश चंद्र दत्त थे। कौन थे? रमेश चंद्र दत्त थे। कौन थे? रमेश चंद्र दत्त थे। 1905 में जब बनारस में हुआ तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके अलावा 1910 में जब प्रयागराज में हुआ तो बच्चों विलियम वेडरवर्न थे। कौन थे? विलियम वेडरवर्न थे, वेडरवर्न थे। अब अगर बात की जाए बच्चों तो 1916 लखनऊ में हुआ तो अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार थे। उसके अलावा 1925 में कानपुर में हुआ तो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। और ये भारत की पहली महिला थी। कैसी महिला थी? भारत की पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। भारत की पहली महिला अध्यक्ष, भारत की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष। भारत की बात हो रही है। कांग्रेस के अधिवेशनों में तो पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट बनेंगी, 1917 में बन जाती हैं। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, भारत की पहली महिला, भारत की पहली महिला, कांग्रेस के अधिवेशनों की पहली महिला नहीं, वो तो एनी बेसेंट थी, वो भारत की नहीं थी। लेकिन भारत की पहली महिला सरोजनी नायडू थी। 1936 में लखनऊ की बात की जाए बच्चों तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और मेरठ की बात की जाए तो जेवी कृपलानी साहब थे, जेवी कृपलानी साहब थे। तो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 9 अधिवेशन हुए। कब कब हुए, कौन कौन इनके अध्यक्ष थे, मैंने आपको बता दिया। और इसमें से आपने देखा होगा कि ये बहुत पूछा जाता है, उसके अलावा ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है, ये, इसमें से कई बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य था नागालैंड, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन 4 है, केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य था। और सबसे कम की बात की जाए तो हरियाणा, सबसे कम लिंगानुपात वाला, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, हरियाणा। क्लियर है बच्चों? हरियाणा। और भारत के लिंगानुपात की बात की जाए तो 9 से 43, कितना? 9 से 43। कहने का मतलब यह है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 9 से 43 महिलाएं। यह भारत का लिंगानुपात है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टाइगर मैन किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला, राजेंद्र पचौरी, सलीम अली, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, कैलाश सांखला को टाइगर मैन कहा जाता है, जबकि राजेंद्र पचौरी को जल पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल पुरुष कहा जाता है। और सलीम अली को वर्ड मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? वर्ड मैन कहा जाता है। क्लियर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, झांसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, मेरठ से 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई थी। मैं आपको बता दूं बच्चों, 1857 के जो विद्रोह के बहुत सारे कारण थे, आर्थिक थे, सांस्कृतिक थे, राजनीतिक थे, धार्मिक कारण थे। लेकिन मैं आपको तात्कालिक कारण बता देता हूं। क्या बता देता हूं? तात्कालिक कारण था। तात्कालिक जो कारण था वो था आपका इनफील्ड, एक इनफील्ड राइफल थी। क्या थी? इनफील्ड राइफल थी। इनफील्ड राइफल से पहले ब्राउन वेस प्रयोग होती थी। कौन सी पहले होती थी? ब्राउन वेस। इस राइफल की जगह ये नई राइफल लाई गई थी, इनफील्ड। इनफील्ड राइफल की जब बात की जाए बच्चों तो इस इनफील्ड की खासियत यह थी कि इसमें जो कारतूस डाला जाता था वो मुंह से निकाल के डाला जाता था। जैसे ये आगे नोक है तो ये मुंह से निकाली जाती थी, तब फिर इस राइफल में डाला जाता था। तो जो कारतूस था बच्चों, उसके बारे में यह बात थी कि जो कारतूस होते थे वो गाय व सूअर की चर्बी से बने होते थे। किसकी? गाय व सूअर की चर्बी से बने होते थे। किससे बने होते थे? चर्बी से बने होते थे।
और यह माना जा रहा था कि अंग्रेज हैं वह भारतीयों के धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो इसकी शुरुआत अगर प्रॉपर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, जो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे कौन? मंगल पांडे थे। मार्च में शुरुआत हुई। कब हुई? मार्च 1857 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इसको दबा दिया गया और दबा दिया गया तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। कब फांसी दे दी गई? 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। क्लियर है बच्चों? अब 8 अप्रैल को जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तो फिर क्या हुआ? 6 मई को मेरठ के जो सैनिक थे उनको अपदस्थ कर दिया गया या हटा दिया गया और उनसे हथियार छीन लिए गए। इससे नाराज होकर मेरठ के सैनिकों ने 10 मई 1857, कब? 10 मई 1857 को इन्होंने बड़े स्तर पर विद्रोह कर दिया। जेल में थे तो जेल से कैदियों को छुड़ाने लगे, जहां पर इनको अंग्रेज सैनिक मिल रहे थे उनको मारने लगे। और इस प्रकार 1857 के जो विद्रोह की शुरुआत प्रॉपर हुई थी वो 10 मई 1857 से मानी जाती है। और कहां हुई थी? मेरठ से हुई थी। क्लियर है बच्चों? लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न 1857 के विद्रोह विभिन्न जगह हुए थे, वहां पर इनके नेतृत्वकर्ता पूछ लिए जाते हैं। यह नेतृत्वकर्ताओं की बात की जाए बच्चों तो मैं आपको कुछ नेतृत्वकर्ताओं के बारे में बता दूं। जैसे इसमें सबसे पहले अगर नेतृत्वकर्ताओं की बात की जाए तो इसमें आपको मैं बताऊं, सबसे पहले मेरठ का ही बता देता हूं। मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में कदम सिंह थे। कौन थे? कदम सिंह थे मेरठ में। उसके अलावा मथुरा की बात की जाए तो मथुरा में देवी सिंह थे। मथुरा में देवी सिंह थे। उसके अलावा जब बात की जाए आपको कानपुर में नाना साहब थे। नाना साहब थे। झांसी में यदि बात की जाए, झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई थी। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई थी। इसके अलावा यदि बात की जाए तो लखनऊ में बेगम हजरत महल। और जब ये ऑप्शन में ना हो तो ब्रजेश कादर, इनके बेटे थे ब्रजेश कादर। क्लियर है बच्चों? या तो बेगम हजरत महल या ब्रजेश कादर इनके बेटे थे। जब ये ऑप्शन में ना हो तो ब्रजेश कादर। उसके अलावा इलाहाबाद में लियाकत अली थे। कौन थे? इलाहाबाद में लियाकत अली थे। क्लियर है बच्चों? ये कुछ महत्वपूर्ण थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 80, 48, 42, 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है 80। कितनी? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी? 80। मैं आपको कुछ और राज्यों के बारे में बता दूं। जैसे उत्तर प्रदेश का तो आपको पता ही है कितना हो गया? 80। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात की जाए बच्चों तो महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट है 48। पश्चिम बंगाल की यदि बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की 42। इसके अलावा यदि तमिलनाडु की बात की जाए, तमिलनाडु से पहले एक और लिख लो यहां, बिहार की 40 है। बिहार की 40, तमिलनाडु की 39। फिर उसके बाद कर्नाटक की 28, गुजरात की 26, गुजरात की और आंध्र प्रदेश दोनों की, गुजरात और आंध्र प्रदेश दोनों की 26। कितनी? 26 है दोनों की, गुजरात और आंध्र प्रदेश की। गुजरात की भी 26 और आंध्र प्रदेश की भी 26। क्लियर बच्चों? दोनों की 26 है, याद रखना इस बात को। अब अगर बात की जाए तो आपके राजस्थान की 25 है। कितनी है? राजस्थान की 25 है। ये कुछ प्रमुख राज्यों की लोकसभा सीटें आपके सामने। बच्चों यदि आपको यह क्लास पसंद आ रही है तो इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे बच्चों और भी बच्चों का भला हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है? 2, 1, 2.4, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं जो पानी की
विशिष्ट ऊष्मा होती है बच्चों, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। क्लियर है? ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की सबसे अधिक जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है गुजरात। गुजरात की तटीय सीमा सबसे अधिक है। मैं आपको बता दूं, इसमें जैसे तटीय सीमा वाले 9 राज्य हैं। कितने बच्चों? तो जो टोटल तटीय सीमा या जलीय सीमा वाले जो राज्य हैं कितने? कुल 9 राज्य हैं। 9। अब अगर बात की जाए 9 में, तो ये गुजरात वाला सबसे पहला, ये गुजरात है। ये कौन सा है? गुजरात। ये गुजरात। फिर मैं आपको बता दूं, यहां ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गोवा, गोवा, गोवा। उसके अलावा ये कर्नाटक, कर्नाटक, ये फिर केरल, केरल। अब यहां चलेंगे तो ये तमिलनाडु, तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये प्रमुख राज्य आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 राज्य हैं जिनकी तटीय सीमा है। सबसे अधिक है गुजरात पहले नंबर पर, गुजरात पहले नंबर पर है बच्चों। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है। कौन सा? आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है। तो याद रखना, कभी कभार क्या होता है, गुजरात ऑप्शन में ना हो तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन में हो सकता है। क्लियर है बच्चों? और आज की क्लास आपको ये पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा और बच्चों का भला हो सके। जय हिंद प्यारे बच्चों।